तो आज मैं आपको क्लास 9th का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर समझाने जा रही हूँ। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसे हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? हम इसे फंक्शनल तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं ना उन्हें परफॉर्म करते हैं। रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशंस करते हैं, न्यूट्रिशंस, ट्रांसपिरेशन। और इसे स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोवाइड करता है बॉडी को एक स्ट्रक्चर। ये बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ऑल ऑर्गेन्स किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं ना। तो ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो हमें समझ में आगे से स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं कि इसे फंडामेंटल क्यों कहते हैं। बिकॉज दे आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। ये एक स्ट्रक्चर यूनिट भी है क्योंकि ये क्या कर रही है, ये प्रोवाइड कर रही है स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर है और ये फंक्शन भी प्रोवाइड कर रही है, रेस्पिरेशन एंड अदर। इसलिए इसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट है सेल। सेल क्या होता है? यही तो होता है सेल। सेल इज़ अ बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब हमारे जो हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट सेल होती है, इसलिए इसे बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। ये हमारी बॉडी सेल से ही बनी होती है। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, वो है सेल डिस्कवरी। सेल डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। इन्होंने कोक सेल को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, बार्क ऑफ ट्री पे छाल होती है ना, उस पर इन्होंने डेड कोक सेल को ऑब्जर्व किया था और इन्हें हनीकॉम लाइक कंपार्टमेंट्स दिखे थे, उसमें स्मॉल रूम भी कहा था। ठीक है, और अदर डिस्कवरी से जो लीवन हुक है ना, उन्होंने लिविंग सेल, मतलब इन्होंने तो डेड सेल किया था, मतलब वे डिस्कवर इन्होंने डेड सेल किया था, और लीवन हुक ने लिविंग सेल किया था। कौन होता है? एक्वेटिक लिविंग सेल किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कहा था? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस, हेड क्वार्टर ऑफ सेल जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस को, वो इन्होंने किया था 1831 में। ठीक है, और प्रुंकन जी ने क्या किया था? 1839 में प्रोटोप्लाज्म किया था। तो ये हमारी डिस्कवरीज हो गई है। लीवन हुक ने 1674 में किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था, प्रुंकन जी ने 1839 में किया था, और रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल किया था। ये चीज़ हमारी हो गई है। अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सेल। 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, और एक क्या होता है? एक देखिए, मैं बताती हूँ आपको एक क्या होता है। सेल वॉल। सेल वॉल भी तो होता है। सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेल वॉल सिर्फ प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। ठीक है, तो हम सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही बात है। सेल मेम्ब्रेन थिन होती है, इलास्टिकेबल होती है और फ्लेक्सिबल होती है, लिविंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। ये जो हमारे अंदर का जो कंटेंट होता है, जो हमारे अंदर का जो सेल के अंदर का जो हमारे कंटेंट होता है, उसे होल्ड करके रखती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है, और इसकी एक मतलब ये सब मटेरियल्स कोई सिलेक्टिवली परमेबल होती है। ये कुछ ही मटेरियल को सेल के सिलेक्टिव चीज़ों को सेल के अंदर या बाहर जाने की परमिशन अलाउ करती है, इसलिए सिलेक्टिवली परमेबल होती है। ये लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। ये फ्लेक्सिबल होती है, तो ये इनगल्फ भी कर लेगी। इनगल्फ मतलब किसी की चीज़ को पकड़ना। अमीबा होता है, अमीबा इरेगुलर शेप का होते हुए किसी भी शेप में जाके किसी को इनगल्फ कर लेता है, पकड़ लेता है। जैसे अमीबा एक जगह पे है,
अमीबा है, अमीबा के आगे फूड पड़ा है तो अपनी वो शेप को अलग कर देगा, डिफरेंट शेप में करके उसको इनगल्फ कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा। तो ये एक अमीबा की होती है। इनगल्फ फूड मटेरियल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपने अंदर ले आता है। अब है डिफ्यूज़न, इसी के अंदर का पार्ट होता है डिफ्यूज़न, सेल मेम्ब्रेन के अंदर का। ठीक है, तो डिफ्यूज़न क्या होता है? अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स रीजन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूज़न में क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं इसे भी हम। तो हम इसे समझते हैं कि हमने एक बीकर में वाटर ले लिया और उसके अंदर जो हमने स्याही डाल दी। ठीक है, एक जगह पे डाली हमने। अब मॉलिक्यूल्स की ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे। हमने स्याही डाली, उस जगह पे वो बहुत ही ज़्यादा थी तो लो कंसंट्रेशन वो वाटर में फैल जाएगी। हमने हिलाएंगे नहीं ना, हम उससे स्पून से हम उसे हिलाएंगे नहीं, फिर भी वो फैल जाएगी। तो ये होता है एक डिफ्यूज़न। एंड यही होता है डिफ्यूज़न। ठीक है, हम आते हैं ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में आपको बताती हूँ। एक बीकर ले लिया हमने, उसके बीचों में ये ऐसे हम मिड पोर्शन में, ये जैसे कि आप देख लिए एक इधर है एक इधर है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये मतलब इधर के वाटर को इधर फिल्ड कर देती है। इसे आप समझ सकते हैं जैसे दो कंटेनर, एक ही कंटेनर लेना है आपको, उसके बीच में आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल देनी है। ठीक है, उसके बीचों में ही डलती है, उसके अंदर आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दे। एक के अंदर आप ज़्यादा शुगर ऐड कर देना और एक के अंदर आप कम शुगर ऐड कर देना। तो जिसके अंदर कम शुगर होगी वो इधर वाले पोर्शन में आ जाएगी, मतलब वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इधर आ जाएगी। उसे ही कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मैंने इसमें ज़्यादा ढंग से क्लियर नहीं किया। इंडोस्मोसिस देख लीजिए आप, इंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। इंडोस्मोसिस क्या होता है? इनवर्ट डिफ्यूजन स्वेलिंग ऑफ सेल। और एक्सोस्मोसिस, एक्सोस, इंडोस, आप ऐसे समझ, इंडोस एक्सोस। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या क्या हो गया था? हमारा हो गया था सेल मेम्ब्रेन हो गया था। अब हम आते हैं सेल वॉल में आते हैं। चलो एक मिनट, सेल वॉल में आने से पहले मैं आपको ऑस्मोसिस का थोड़ा और बता देती हूँ। सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो सोल्यूट जो होता है जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है, और सॉल्वेंट जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपर मतलब ज़्यादा, आइसो मतलब कम, आइसो मतलब तो बीच का होता है, हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपे मतलब कम, आइसो मतलब बीच का। ठीक है, और ऑस्मोसिस में होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सेल ऑब्जर्व करता है वाटर को थ्रू ऑस्मोसिस, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्रोसेस लास्ट अप टू इक्विलिब्रियम स्टेट तक ये लास्ट अप टू करता है। अब हम अपने पार्ट्स में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है, ये डेड होती है। हमने सेल मेम्ब्रेन में हमने देखा था वो लिविंग होती है, ये डेड होती है। वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ये फ्रीली परमिएबल होती है। ये मतलब सबको आने देती है। ये एक डिटर्मिनेंट शेप में होती है। प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ सेल, ये अंदर का जो कंटेंट, जैसे कि पहले तो हमारी हो जाएगी सेल, ये प्लांट सेल में होती है। पहले सेल वॉल होगी, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, तो ये प्रोटेक्ट करती है कंटेंट ऑफ सेल को। ये किसकी बनी होती है? ये सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज का बना होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है। टर्जिडिटी मतलब कुछ ज़्यादा ही हो जाए ना तो फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसे हम टर्जिडिटी कहते हैं। जैसे
एक छोटा सा डिफरेंस बता देती हूँ मैं जल्दी से आपको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीचों में। सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है। सेल वॉल आउटसाइड होती है और ये एक में इनसाइड होती है और एक में आउटसाइड होती है। ये नॉन लिविंग होती है, लिविंग होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल रिजिड होती है, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। और सेल वॉल परमिएबल होती है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये सेल्यूलोज की बनी होती है सेल वॉल, और सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस बता दिया मैंने आपको। न्यूक्लियस, एक मिनट, एक डिफरेंस और रह रहा था उसमें, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, सेल वॉल का होता है प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, और सेल मेम्ब्रेन का होता है इनर कंटेंट को ये होल्ड करके रखती है। सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ होती है ना, तो ये क्या ना, ये होल्ड करके रखती है चीज़ को। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक सेल्यूलर कंपोनेंट होता है, वो सेल का कंपोनेंट होता है, इसलिए उसे हम सेल्यूलर कंपोनेंट कहते हैं। ये सेंट्रली लोकेटेड होता है, ये लार्ज साइज का होता है, और ये जो हमारे इसकी खासियत होती है, जो हमारे जो सारे सेल्यूलर कंपोनेंट होते हैं ना, उनमें सबसे बड़ा होता है ये। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर इन्वलप और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हम पहले देखते हैं न्यूक्लियर इन्वलप। तो न्यूक्लियर इन्वलप में क्या होता है, ये 2 न्यूक्लियर से कवर्ड होता है। 2 न्यूक्लियर कौन कौन सी है मैं आपको इस डायग्राम से बताती हूँ। देखिए आपको क्लियर दिख रहा है, ये जो है ना, ये 2 होती है, इन दोनों से कवर्ड होता है। ये न्यूक्लियस का ये वो है, क्या कहते हैं, न्यूक्लियस का है ये डायग्राम। तो ये 2 तो हो जाती है इसकी, न्यूक्लियर इन्वलप कहते हैं इन दोनों को, ये इससे कवर्ड है ना उनको। एंड नेक्स्ट है ये कवर न्यूक्लियस होती है। ठीक है, ये सेपरेट होती है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म से। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में तो कॉमन सेंस की बात है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म से कवर्ड होगी न्यूक्लियर इन्वलप। क्यों होगी कवर्ड, देखिएगा, ये कह रहा है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हो, ये मैंने अभी एक डायग्राम बनाया, ये आप देखिए अच्छे से दिख रहा, आपको थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा होगा इसमें, बट कोई बात नहीं। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये कवर्ड है, ये हमारा न्यूक्लियस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, और ये हमारे साइटोप्लाज्म है। अब ये कह रहा है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म सेपरेट होती है, तो ये होती है, आप खुद ही देखिए, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये इन दोनों साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म से सेपरेट है बीच का। ठीक है, तो यही ये बता रहा है, इन दोनों से सेपरेट होती है। एंड नेक्स्ट है हमारा पोर्स आर प्रेजेंट कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। इसे भी हमें डायग्राम में देखना पड़ेगा, डायग्राम कहना थोड़ा ज़रूरी है। ये जो चीज़ है ना, ये न्यूक्लियर पोर है, इसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये इसमें भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, इन्हें हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर में। ये ट्रांसफ़र न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, इसलिए हम इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जैसे हम साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोप्लाज्म नाम दे देते हैं हम इसे। ठीक है, ज़रूरी है, न्यूक्लियर के अंदर जो कंटेंट होता है ना, सिर्फ ज़रूरी कुछ भी नहीं है, वो मैंने अभी मैंने बोला वो गलत था, ये यहाँ से सही है कि जो न्यूक्लियस के अंदर का जो कंटेंट होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब हम न्यूक्लियोप्लाज्म में आते हैं। ये एक लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ये न्यूक्लियर इन्वलप से कवर्ड होता है। न्यूक्लियर इन्वलप अभी हमने पढ़ा है, न्यूक्लियर इन्वलप
तो ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो ये वाला कंटेंट है ना, ये सारा इसमें, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है, एनी से कवर्ड होता है। ये यहाँ से, ये देखिए न्यूक्लियर इन्वोलप से कवर्ड है। ये यहाँ पे, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म दो टाइप का होता है, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन मटेरियल। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है, ठीक है, ये 1 और मोर नंबर में होता है। ये बना और कई का रहता है, ये प्रोटीन का बना रहता है, फॉर्म प्रोटीन और प्रोटीन राइबोसोम्स का, ठीक है। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे, वो है क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है? तो क्रोमैटिन मटेरियल में क्या होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसका एक इंग्लर्ड मास होता है, इसका कुछ मास होता है और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जब सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न मतलब सेल कैसे डिवाइड करते हैं, एक सेल होता है वो 2 सेल में डिवाइड करता है, 2 सेल के 4 सेल, ऐसे सेल डिवाइड्स करते हैं। तो ये सेल डिवीज़न के टाइम में ये क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स बन जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ये सिर्फ सेल डिवीज़न के टाइम पे दिखता है क्रोमोसोम्स। अब इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, डीएनए और प्रोटीन। प्रोटीन हिस्टोन्स के होते हैं और डीएनए डीऑक्साइड राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए कंसिस्ट करता है जीन्स को, ठीक है, कंसिस्ट करता है जीन्स को। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। अब क्रोमोसोम्स डीएनए के बने होते हैं, ठीक है, और डीएनए में जीन्स होते हैं। सॉरी, ये बार बार आपके पर्दा आ रहा है, इसको हम थोड़ा साइड में कर देते हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हाँ, अब सही है, अब नहीं आ रहा है पर्दा, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स डीएनए के बने होते हैं, डीएनए में जीन्स होते हैं। जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन यानी पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं। बच्चे पेरेंट्स पर इन्हीं जीन्स के कारण गए होते हैं, या इन्हीं जीन्स के कारण मतलब एक जैसे रखते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। डीएनए क्रोमोसोम्स के बने होते हैं। आपको अभी जो भी मैंने बोला उसे आप ध्यान से सुनेंगे, आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि क्रोमोसोम्स डीएनए के बने होते हैं, डीएनए में जीन्स होते हैं, और जीन्स क्या काम करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन मतलब पेरेंट्स से बच्चों में। जैसे कि किसी के पेरेंट्स में आईज सेम होती है, नोज सेम होती है, ये किसके कारण होती है, ये जीन्स के कारण होती है। वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन से सेम कार्य करते हैं। तो हमारा डीएनए हो गया, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यही होती, मतलब ये जो सेम लगते हैं ना कोई, इन्हीं के कारण लगते हैं। वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम डीएनए। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारा साइटोप्लाज्म। इसका मैं आपको थोड़ा सा फिगर दिखा देती हूँ। ये मैंने ये कर रखा है यहाँ पे, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। ये जो बचा जो कंटेंट है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप से कवर्ड होता है, ठीक है। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, न्यूक्लियोप्लाज्म हमने किसके लिए कहा था, जो उसके अंदर का जो मटेरियल है उसे हमने न्यूक्लियोप्लाज्म कहा था। तो जो इसके अंदर का जो मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोसोल। एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस होता है ये, ठीक है, और ये सेल ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होता है साइटोसोल। अब हम
थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक आप सभी ने सुना होगा इसका नाम, तो हम इसमें पहले डिफरेंस देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक तो पुराना सेल होता है और यूकैरियोटिक न्यू मॉडर्न डेवलप्ड सेल होता है। इसके साइज की बात करें अगर हम, तो 1 से 10 माइक्रोमीटर होती है, और यूकैरियोटिक की बात करें तो इसकी साइज 5 से 100 माइक्रोमीटर होती है। मतलब यूकैरियोटिक मॉडर्न होता है, इसलिए वो बड़ा होता है, ठीक है। एंड इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप एब्सेंट होती है। इसमें न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होगा पर वो पूरा प्रेजेंट नहीं होगा, आधा प्रेजेंट होगा, जिसमें प्रोकैरियोटिक मतलब पुराना सेल है ना, इसलिए। और इसमें न्यूक्लियस पूरा प्रेजेंट होगा, हर फंक्शंस के प्रेजेंट होंगे। और इसमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट होगा ही सही। जब इसमें न्यूक्लियर एनवलप ही एब्सेंट है तो न्यूक्लियस उसका एक और पार्ट वो भी तो होगा ना एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट होगा। इसमें सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे। जिसमें एब्सेंट है वो प्रोकैरियोटिक सेल है और जिसमें प्रेजेंट है वो यूकैरियोटिक सेल है। अभी जैसे प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम सिंगल होते हैं, तो क्रोमोसोम्स इसमें 1 मोर देन होते हैं, यूकैरियोटिक में मतलब ज़्यादा होते हैं इससे। अब हमारे पार्ट्स ऑफ सेल और सेल डेफिनेशन डिस्कवरी सारी क्लियर हो चुकी हैं। सिर्फ हमारे 21 मिनट में, ज़्यादा मिनट भी नहीं, हमने बहुत ही जल्दी जल्दी रिवाइज किया है। अब हम हमारे सेल ऑर्गेनल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स ना मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। ये क्या करते हैं, सेल ऑर्गेनल्स क्यों होते हैं, ये एक अपने क्वेश्चन है। ये इसलिए होते हैं, ये जो एक्टिविटीज़ होती है ना सेल की, उनमें हेल्प करते हैं। ये सारे बहुत सारे होते हैं, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, आरईआर, एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बहुत सारे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सेल को एक्टिविटी करने में हेल्प करते हैं। तो हमने सेल ऑर्गेनल्स पढ़ लिया, क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ये एक्टिविटी करने में हेल्प करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स एक में बड़े होते हैं, एक में छोटे होते हैं, प्लांट सेल में बड़े होते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे पहले सेल ऑर्गेनल्स की ओर बढ़ेंगे, वो है वैक्यूल्स। नाइट।